गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में देख रहे थे अध्याय 2 भूगोल खंड से भूमि, मृदा, जल, इन सब के बारे में पढ़ रहे थे। आइए स्टार्ट करते हैं। जल उपलब्धता की समस्याएं पढ़ चुके थे। अब देखेंगे जल संसाधनों का संरक्षण। जल जैसे संसाधनों का संरक्षण हमें कैसे करना चाहिए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों का पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। मतलब जल क्या होते जा रहा है, जल का स्तर नीचे घटता जा रहा है, तो इस संसाधन के लिए हमें कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। तथापि इसका अतिउपयोग और प्रदूषण इसे अनुपयुक्त बना देते हैं। तथापि इसका अतिउपयोग मतलब दुरुपयोग और प्रदूषण इसे क्या कर देती है? उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देती है। अशोधित या आंशिक रूप से, यानी थोड़ा ही है ना, जिसे बोलना चाहिए थोड़ी सी संख्या में बोलना चाहिए। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहन, शोधित वाहित मल, यानी जिसे साफ किया गया हो, है ना। शोधित वाहन, वाहित मल, वाहित गंदा मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे संदूषक यानी संपर्क में होना चाहिए कि औद्योगिक फैक्ट्रियों को बोला गया है बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुओं और पीड़कनाशी जल को क्या कर देता है? प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होते हैं। एक निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। यहाँ देखते हम लोग नाइट्रेट धातु और पीड़कनाशी जल को क्या कर देते हैं? प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में क्या होता है? पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्राव को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ देखेंगे हम लोग साफ करके जल प्रदूषण को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। धरातल पर बहते हुए पानी को क्या करता है? मंद गति से कर देता है और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की क्या है? ये दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को क्या करना चाहिए? पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर रिसाव और वाष्पीकरण से, रिसाव भूमि पर रिसना पानी का, है ना, और वाष्पीकरण जो भापन को उपयोगना से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए
रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए इस क्षेत्र की स्प्रिंकलरों, तो हम लोग देखेंगे स्प्रिंकलर यानी पाइप की द्वारा इधर दिखाया गया, देखिए स्प्रिंकलर है ना, मतलब छिड़कने की। ये ऊपर से क्या हो रहा है, छिड़क रहा है ना। यहाँ से तो पानी निकल रहा है लेकिन यह छिड़काव विधि कहलाएगा। सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि, ड्रिप किसको बोलेंगे, टपकन को, है ना, विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। अब देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल किसके बारे में देखेंगे हम, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन यानी वनों में रहने वाले जीवों के बारे में यहाँ देखेंगे। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के विभिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। स्कूल के बच्चे हाथों से बनाई गई शिल्प, मतलब हाथों से बनाई गई, है ना, प्रदर्शनी में क्या कर रहे थे, लोग घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से क्या की गई, एकत्रित की गई थी। मोहना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेत और बांस की बनी हैं। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जेसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। जेसी क्या देख के खुश थी, स्कार्फ बांधने वाला, है ना, यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। रेशम किससे प्राप्त किया जाता है, रेशम कीट से। जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच स्थित हैं। वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं, पारतंत्र को। वनस्पति और वन्य जीवन
पौधे, यहाँ देखेंगे हम लोग, इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देती है और वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। वनस्पति और वन्य जीवन क्या है? बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं। पौधे से हमें क्या प्राप्त होती है? इमारती लकड़ी। प्राणियों को आश्रय देते हैं। जैसे प्राणियों को क्या करते हैं? रहने के लिए जगह देते हैं। बोले तो पक्षियों को, और बाकी जीव जंतु को आश्रय देते हैं। ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जिनमें हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। भूमिगत जल के हमें फल, टेक्स्ट, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय तेल और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अति आवश्यक है। पौधे के असंख्य भागों में अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग है, उसमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। अत्यधिक आवश्यक होते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव के रूप में आते हैं। कुछ जीवन के अंतर्गत कौन कौन से जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव रूप में आते हैं? उनमें हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। क्या क्या प्राप्त होती है हमें? दूध, मांस, खाल और कीट जैसे मधुमक्खी हमें क्या देती है? शहद देती है। फूलों के परागण में मदद करती है। और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए क्या करती है? कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है।
इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारतंत्र के संतुलन को बनाए रखना पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है कि इसलिए प्राणी बड़े हुए और प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। क्या देखेंगे? प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में बांटा। 5 भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जलापूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, जैसे आर्द्रता का कम होना। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि रूप से भारी वर्षा क्षेत्र वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और क्या उगती हैं? घास, जिससे पृथ्वी के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। यहाँ देखिए, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रदेशों का सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार के क्षेत्र में पौधों की जड़ियाँ गहरी होती हैं। बाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए उन पेड़ों की पत्तियां काटकर अमोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा प्रदेश में मॉस और लाइकेन सम्मिलित हैं। क्या क्या? मॉस और लाइकेन। पिछले 2 शताब्दी में विश्व में वनों को उनकी पत्तियां और पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
सदाबहारी वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिन वृक्षों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। पर्णपाती वन ऐसे वन हैं जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन विभिन्न अक्षांशों में इनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय अथवा शीतोष्ण कटिबंधीय में वर्गीकृत किए गए। आप पिछली कक्षा में विभिन्न प्रकारों के वन, उनके वितरण और उनसे संबंधित प्राणी जीवन के बारे में विस्तृत से पढ़ चुके हैं। पिछले 2 शताब्दी में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए फसलों को वनों के विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। वन क्या है? हमारी संपदा है, संपत्ति है। पौधे जंतुओं को क्या करती है? आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु यहाँ देखते हैं जंतुओं को क्या करते हैं? आश्रय प्रदान करती है और साथ ही पारितंत्र को अनुरक्षित कर रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां सुरक्षित अथवा संकटापन्न है और कुछ लुप्त होने के कारण बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है। बहुत सी जातियां क्या है? असुरक्षित होने के लिए असुरक्षित है और संकट की स्थिति में है। कुछ लुप्त होने के कगार पर है। वनोन्मूलन, मृदा पर्दा निर्माण कार्य, दवानल और भूस्खलन। तो हम लोग इसमें देखेंगे वनोन्मूलन। खाली क्षेत्र में क्या करना है? वनों को वन के क्षेत्रों में पेड़ों को क्या करना? जलाना। और मृदा, मिट्टी पर्दन मतलब मिट्टी का हटाव, निर्माण कार्य, दवानल आग है और भूस्खलन। में से कुछ
मानव और प्राकृतिक कारक है जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या करता है, बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनधिकार स्वीकार करने की संख्या का बढ़ना है। आज की मुख्य चिंताओं में से एक क्या है, अनधिकार यानी बिना अधिकार के स्वीकार करने की संख्या बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है और खाल में से अनधिकार शिकार करने की संख्या बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतु का अनधिकार स्वीकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हम तेंदुआ, यहाँ पर देखते हैं, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से क्या आई है, कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनधिकार स्वीकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और क्या है, मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान और जीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान किसको बोलेंगे, जैसे पार्क हो गया है ना, और वन्य जीवन वन्य जीवन में हो गया, वहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं, वहाँ जंगली जानवरों को, है ना। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, और वन्य जीव अभ्यारण्य देखिए यहाँ पर जो मंडल नीचे हमारे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में कुछ मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे लुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के लिए निवास का अवलोकन कर सकें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। नागरिक शास्त्र खंड से अध्याय 2 से है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, संविधान क्या है, संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था, और सेकेंड नंबर है संविधान की आवश्यकता किन परिस्थितियों में हुई। संविधान वाले पार्ट से लिया, इसमें देखेंगे हम लोग संविधान क्या है, संविधान सभा का गठन क्यों किया, संविधान क्या है इसके बारे में वर्णन करेंगे। उसके बाद
संविधान सभा का गठन क्यों किया गया, इसको लिखेंगे, है ना। और संविधान की आवश्यकता किन परिस्थितियों में हुई, ये आप लोग का 2 क्वेश्चन है SW में, है ना। और SW होमवर्क करके मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिए।